बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम खेल ही खेल के साथ आपका मेज़बान अब्दुल राफे आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त बरतानिया में मौजूद, जहां पर आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तीसरा इंट्रा स्क्वाड 4 रोज़ा मैच खेल रही है। इस वक्त पाकिस्तान ग्रीन लंच के वक्फे तक 56 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 25 ओवर्स के बाद मौजूद है। 4 खिलाड़ियों को और इनफैक्ट 3 खिलाड़ियों को आउट किया है सोहेल खान ने और 1 खिलाड़ी को आउट किया है फहीम अशरफ ने। इस वक्त 25 रन के ऊपर नॉट आउट है बाबर आजम। इससे कल बरतानिया का दौरा किया है वेस्ट इंडीज की टीम ने, और वेस्ट इंडीज की टीम की अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले मैच में बरतानिया को शिकस्त दी थी, जिसके बाद दूसरे मैच में बरतानिया की टीम ने एक अच्छा कमबैक किया और वेस्ट इंडीज की टीम को शिकस्त दी। गुज़िश्ता दिनों आईपीसी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डोमेस्टिक का ढांचा जो गुज़िश्ता डोमेस्टिक सीजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाया था उसको जस्टिफाई करना था आईपीसी की मीटिंग के अंदर, लेकिन ना ही वसीम खान गए आईपीसी की मीटिंग के अंदर और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी गए। ये और कई और मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आज साबिक टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान, जो क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं। बहुत कम ही अरसे में क्रिकेट कमेंट्री के अंदर उन्हें अपना नाम बनाया। वेलकम बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। बाजिद भाई, आज अगर पहले इनफैक्ट थर्ड इंट्रा स्क्वाड मैच की बात की जाए तो सोहेल खान ने 3 आउट कर दिए हैं। हाँ जी, सोहेल खान ने पिछले मैच में भी काफी अच्छी समय बॉलिंग की है, उसमें 5 आउट किए थे, आज फिर 3 आउट किए हैं, तो लग रहा है कि अच्छी फॉर्म में। सोहेल खान ने पहले भी जब इंग्लैंड गए थे तो वहां पे भी इन्होंने आउट किए थे। सूट करती है उनको उधर की कंडीशन। अगर सोहेल खान की अब फर्दर बात करें तो गुज़िश्ता दिनों सोहेल खान ने बयान दिया है कि वकार यूनस की बदौलत उन्हें लेट स्विंग का गुर सीखा है इस टूर के अंदर। हाँ जी, ये बयान मैंने देखा, मुझे तो बड़ी खुशी हुई इस बात से कि एक ही मतलब थोड़ी सी गुफ्तगू से उन्होंने लेट स्विंग भी सीखी और वकार यूनस ने पता नहीं क्या जादू किया कि एकदम एक गुफ्तगू से वो स्विंग आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी इसको एग्जैजरेशन थोड़ी सी लेनी चाहिए। सोहेल खान का वैसे नेचुरली बहुत स्विंग होता है, ये जरूर है कि शायद कुछ अच्छी टिप्स दी हैं, लेकिन 10 मिनट या 15 मिनट में एक बॉलर ही चेंज हो जाना वो मतलब जहन नहीं मानता। बॉलर तो वो बहुत अच्छे हैं। थोड़ा उन्होंने शायद इंग्लैंड कंडीशंस के बारे में बताया होगा कि किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, मेरे ख्याल वहाँ से उनको फायदा हुआ है। गुज़िश्ता अगर 2 पाकिस्तान के इंग्लैंड के टूर्स की बात की जाए तो एक के अंदर 2-2 सीरीज ड्रॉ हुई, एक के अंदर 1-1 सीरीज ड्रॉ हुई। इस मरतबा आप कैसे देते हैं? इस मरतबा फ्रेश विकेट्स भी होंगी, सीम और स्विंग भी देखा जाएगा। देखिए, इस दफा जो सीरीज होगी वो बहुत डिफरेंट है। इवन के अगर आप ओवरऑल देखें तो कभी ये जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज हो रही है, ये कभी इंग्लैंड में ऐसा हुआ नहीं है इनकी हिस्ट्री में कि टेस्ट मैचेस हो रहे हैं और कोई देखने वाला ना हो, ना कोई क्राउड हो, ना उनकी जो बड़ी फेमस वो बार्मी आर्मी है जो इंग्लैंड की टीम कहते हैं हमारा 12th मैन है, वो भी नहीं होगा। तो ये बड़ी नायाब सी एक बात है। ऐसे कभी हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ, स्पेशली इंग्लैंड में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो होम एडवांटेज जो है वो किसी हद तक थोड़ा सा उनका कम जरूर हुआ है। ऊपर से जो प्लेयर्स हैं वो भी एक बायो सिक्योर माहौल में है, तो घर भी नहीं जा सकते, ऐसे नहीं लग रहा है कि दोस्त यारों से भी नहीं मिल सकते। तो ऐसे इंग्लैंड वालों के लिए स्पेशली ऐसे नहीं है कि होम सीरीज है, उनको तो ऐसे अवे टूर ही समझा जाएगा इन कंडीशंस के। मतलब जो क्रिकेट के अलावा जो चीजें हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो सीरीज देखी जाएगी, मेरे ख्याल वेस्ट इंडीज सीरीज से हमें काफी आइडिया हो रहा है। पाकिस्तान के भी मैचेस इन्हीं ग्राउंड्स में होंगे। स्विंग और सीम तो हो रहा है, काफी खदशात थे कि बॉल शाइन नहीं हो रहा तो बॉल शायद इतना स्विंग ना करे, लेकिन हेल्पफुल है मेरे हिसाब से। स्पिनर का भी बड़ा रोल होगा। तो पाकिस्तान को जो हमने सीरीज देखी है पिछली 2, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जब इंग्लैंड ने एक सेशन या 2 सेशन में तेज रन किए हैं और तेजी से स्कोर किया है, तब पाकिस्तान के हाथ से अमूमन मैच निकला है।
अगर आपके बॉलर कंट्रोल कर ले रन रेट, और मेरा ख्याल कि अब्बास और यासिर शाह का बहुत बड़ा रोल होगा, अगर पाकिस्तान गेम में रहे तो चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने जैसे बात किया क्राउड की कटराई मैन, तो पाकिस्तान को तो इस तरह की आदत हो चुकी है, शायद ही दुबई अबू धाबी में आप लोग कमेंट्री कर रहे हो तो सिर्फ उनको आपकी कमेंट्री की कई दफा शायद आवाज आती हो। हाँ बिल्कुल, ऐसे दुबई में तो बिल्कुल बहुत थोड़ा सा क्राउड होता है। क्राउड का पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज मतलब क्योंकि वो टूर कर रहे हैं, उनके लिए अवे सीरीज है, तो क्राउड का ना होना इनके लिए फायदेमंद है। दूसरी जो आपने बात की कि पाकिस्तान को आदत होगी, आदत तो होगी क्राउड का ना होना, लेकिन ये आदत नहीं होगी कि 2 महीने जो इन्होंने उधर गुजारने हैं वो अपने ही स्क्वाड के साथ गुजारने हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। जाहिर है सिचुएशन ऐसी है कि आप कहीं बाहर खाना भी नहीं खा सकते, किसी को मिल नहीं सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो वो जो एडिड प्रेशर एक है कि मतलब आप मैच खेले या आप प्रैक्टिस करके आए तो आप होटल से बाहर जाते हैं, किससे मिलते हैं और लोगों से मिलते हैं, थोड़ा सा प्रेशर वो एक रिलीज होता है। इसमें वो प्रेशर रिलीज करने के तरीके बहुत कम है, मतलब आपने होटल में ही रहना है, तो वो चीज थोड़ी सी अफेक्ट करेगी जरूर। जैसे गुज़िश्ता बरतानिया में जब भी पाकिस्तान टीम जाती है तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पाकिस्तान को छेड़ती है, तो क्या ये अच्छा मौका नहीं है कि आप जो है बायोमैकेनिकल माहौल में रहेंगे तो आप इन चीजों से बच सकेंगे? ये कंट्रोवर्सी तो काफी सालों से नहीं हुई, मतलब अब तो 10 सालों से कंट्रोवर्सी मेरा ख्याल नहीं हुई इतनी। बायोसिक्योर में रहना इतना आसान काम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें अपने घर में, जब हम ये लॉकडाउन हुआ था तो अपने घरों में हमें तंगी हो गई थी, जहाँ पे आपकी फैमिली और आप सब कुछ एक साथ हैं। तो ये तो आप मतलब मुल्क से भी बाहर हैं, आप एक स्क्वाड का हिस्सा हैं और आप उस मुल्क में अपने होटल से या होटल से ग्राउंड और ग्राउंड से वापस होटल, उसके अलावा आप कहीं जा भी नहीं सकते। अगर आपने किसी को मिलना है तो वो भी नहीं कर सकते। तो आप ये नौयत जो है ये कोई आसान नहीं है। और ठीक है, आप कह देंगे कि कंट्रोवर्सी कम हो जाएगी, कंट्रोवर्सी शायद कम हो जाए, लेकिन इसमें ये जरूर मसला बन सकता है कि शायद आपस में इतनी देर जब आप टाइम गुजारेंगे तो आपस में भी कोई लड़ाई पड़ सकती है। जैसा आपने स्पिन बॉलर्स की बात की है तो आप क्या देख सकते हैं यासिर शाह का रोल, क्योंकि गुज़िश्ता जो सीरीज थी उसमें यासिर शाह इतना इफेक्टिव नहीं थे, इनफैक्ट शादाब खान ने ज्यादा बेहतर बॉलिंग की थी। देखिए यासिर शाह अभी भी आपके नंबर 1 स्पिनर तो हैं ही, तो वो तो टेस्ट मैच तो खेलेंगे। उनका रोल अब देखिए, इनके लिए यासिर शाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ओवरसीज सीरीज में थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आपने देखा कि जो पहला टेस्ट मैच हुआ था साउथहैम्पटन में वेस्ट इंडीज का, वहां पे पिच इतना अच्छा नहीं था, एज इन के बॉल बल्ले पे इतना अच्छा नहीं आ रहा था। स्पिनर के लिए मौका था क्योंकि बॉल थोड़ा सा विकेट से स्लो आ रहा था, तो यासिर शाह ऐसी पिचेस पे बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। अगर प्लस ये है कि यासिर शाह का ये रोल जरूर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको काफी सारी बॉलिंग करनी, जो भी स्पिनर खेलेगा, शादाब खेले या यासिर शाह, उसको काफी सारी बॉलिंग करनी होगी। और उस काफी सारी बॉलिंग में अव्वल तो उसको कंटेन, मतलब रन ज्यादा नहीं देने। जब पाकिस्तान की गिफ्ट में मैच रहेगा, जब वो तेजी से स्कोर नहीं कराएंगे तो तभी पाकिस्तान को फायदा, और उसके बाद जाके वो प्रेशर बिल्ड करके विकेट लें। अच्छा, ये बात गश चल रही थी कि फवाद आलम को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इफ्तिखार अहमद को भी मौका मिल सकता है, इसके साथ साथ फहीम अशरफ भी क्योंकि गए हैं, आपको चौथे सीमर की भी जरूरत हो सकती है। लेकिन आज के अगर प्रैक्टिस मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान जो ग्रीन टीम है वो लगभग पाकिस्तान की मेन साइड है, क्योंकि सरफराज अहमद भी कप्तानी करते हुए पाकिस्तान वाइट की दिखाई दे रहे हैं। तो इस टीम के अंदर शादाब खान को नंबर 6 की जो पोजीशन थी खाली थी वहां पर खिलाया जा रहा है। नहीं, ये तो इंट्रा स्क्वाड मैचेस है। मेरा नहीं ख्याल कि ये एग्जैक्टली वो टीमें हैं। 2 लेग स्पिनर भी हैं, मेरा ख्याल एक टीम में बॉलर भी ज्यादा हैं, कुछ ऐसा सिलसिला भी है। फवाद आलम की जो डिबेट है वो तो मतलब मेरे हिसाब से तो उनको खिलाना ही चाहिए, क्योंकि जितनी उनकी परफॉर्मेंस है सारी दुनिया, मतलब पाकिस्तान के अलावा अब तो सारी दुनिया को पता है कि फर्स्ट क्लास में उनकी कितनी परफॉर्मेंस है।
और जब आप उसको स्क्वाड में ले आए हैं तो यहाँ पे जब टेस्ट मैचेस हुए थे तो हारिस सोहेल उनकी मतलब वो खेल रहे थे, फवाद आलम को मौका नहीं मिला, अब हारिस सोहेल नहीं है। और अगर अब भी वो नहीं खेलते तो मेरा ख्याल ये तो थोड़ी सी ज्यादती होगी, क्योंकि फिर आप एक और बंदा उसके ऊपर रख रहे हैं। हारिस सोहेल भी नहीं है, अभी भी नहीं खिलाएंगे, इफ्तिखार को खिलाएंगे। इफ्तिखार का एडवांटेज ये है कि वो थोड़ी सी बॉलिंग करेगा, लेकिन अगर आपने 6 बैट्समैन खिलाने हैं तो मेरे हिसाब से फवाद आलम का खेलना जरूरी है। फास्ट बॉलर्स के ऊपर अब हम आएंगे। बाजिद खान, क्योंकि पाकिस्तान की जो लगभग साइड काफ़ी टाइम से खेल रही थी, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेले हैं उनके अंदर नसीम शाह, शहीन शाह और मोहम्मद अब्बास बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं और उन्हें बड़ी अच्छी कामयाबियां भी पाकिस्तान को दिलवाई हैं। लेकिन अब सोहेल खान ने जिस तरह इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस के अंदर अच्छी बॉलिंग की है, तो क्या सोहेल खान फाइनल 11 में पहले टेस्ट की जगह बनवा सकेंगे? अब मुझे मतलब नहीं लगता, क्योंकि अगर आप जिस तरह आपने खुद बताया कि जो टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस है, पिछले टेस्ट मैच सीरीज जो पाकिस्तान ने खेली है उसमें ये 3 बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आप इनको ड्रॉप करके सोहेल खान को खिलाना, मतलब बात समझ नहीं आती कि अगर नसीम शाहीन शाह भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नसीम भी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, अब्बास ने भी आउट किए हुए हैं, पिछला रिकॉर्ड देखें तो इन सब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो अगर आप इनको रिप्लेस करके, मतलब अगर इंजरी फ्री हैं और फिट हैं तो इनको रिप्लेस करके सोहेल खान को खिला देना मेरे ख्याल वो मुनासिब नहीं होगा। सोहेल खान अगर अपने 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं तो फिर पहले टेस्ट में सोहेल खान आता है। सोहेल खान बहुत अच्छी बात है कि परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पहली फर्स्ट चॉइस या पहले टेस्ट मैच में तो ये आपकी पहली 3 चॉइसेस तो नहीं बनती हैं। स्लाइवर बॉलर्स यूज नहीं कर सकेंगे तो कितनी डिफिकल्टीज होंगी फास्ट बॉलर्स के लिए? देखिए, अब यही डिस्कशन जो थी ये इस वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले डिस्कशन हो रही थी कि सलाइवा नहीं यूज होगा, बॉल स्विंग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इंग्लैंड में तो बॉल स्विंग हो रहा है, हमने तो देखा है कि पूरे टेस्ट मैच में बॉल स्विंग हो रहा है। इंग्लैंड में ओवरहेड कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ओवरकास्ट हो जाए तो बॉल खुद ब खुद स्विंग होना शुरू हो जाता है। तो सच जो खदशात थे कि ना सलाइवा नहीं यूज होगा तो बॉल मेंटेन नहीं होगी, अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं नजर आई, क्योंकि दोनों टीमों के बॉलर्स, खासकर के वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को काफी मदद मिली है इंग्लैंड में खेलते हुए। मैनचेस्टर के मैचेस में तो बॉल काफी सीम भी हुआ है और स्विंग भी हुआ है। तो खदशात तो जाहिर है वो हमने, क्योंकि ऐसे कभी सीरीज देखी नहीं थी जहाँ पे सलाइवा यूज ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से अब जब ये मैचेस हमने देखे हैं तो ऐसा कोई खास मसला नहीं हुआ सलाइवा ना यूज करने का। अगर विकेट कीपर्स की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान मौजूद है और सरफराज अहमद भी मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों मोहम्मद रिजवान ने बयान दिया है कि सरफराज के होने से मेरे ऊपर एडिड प्रेशर नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट चॉइस हूँ पाकिस्तान टीम की। एडिड प्रेशर तो शायद, मतलब कंपटीशन तो जाहिर है स्क्वाड में क्योंकि इतने बंदे हैं, कंपटीशन तो बड़ी होगी सरफराज के आने से। यस, फर्स्ट चॉइस रिजवान है। रिजवान ने जितने भी आपने टेस्ट मैचेस में बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, कीपिंग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने स्कोर भी किया है, मतलब बैटिंग पे भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक है। तो जाहिर है इस वक्त तो वो रेड बॉल में स्पेशली वो फर्स्ट चॉइस ही है। व्हाइट बॉल में अभी मेरे ख्याल रिजवान अपनी जगह मुस्तहकम नहीं कर सके। व्हाइट बॉल में जो वनडे क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है उसमें अभी तक रिजवान फर्स्ट चॉइस नहीं हुए। आई थिंक अभी टेस्ट मैचेस में इनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो फर्स्ट चॉइस हैं और मेरे ख्याल अभी इन्होंने पिछले स्क्वाड मैच में, इंटर स्क्वाड मैच में रन भी किए हैं। कीपिंग में उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस तरह अगर आप देखें तो बात तो उनकी ठीक है कि फर्स्ट चॉइस हैं, लेकिन प्रेशर, मेरे ख्याल प्रेशर तो नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन एक जरूर बढ़ गई है। मेरे ख्याल इस स्क्वाड की यूनिकनेस यही है क्योंकि इतने ज्यादा बंदे हैं, 29 बंदे हैं, तो स्क्वाड में जो कंपटीशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इतना बड़ा स्क्वाड है और ज्यादा प्लेयर्स उस टूर पे फाइट कर रहे होंगे एक एक पोजीशन के लिए।
बाजिद खान हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद एक मरतबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए खेल ही खेल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद खान। चैनल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा। JNN चैनल, JNN इसे देखते रहिए, इसे वॉच कीजिए, इसको पसंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ये वो चीज़ें जो आज तक आप नहीं देख पाए वो आप देखेंगे। बहुत अच्छा चैनल आने वाला है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले चैनल्स पे नहीं देखेंगी। बेस्ट विशेस JNN चैनल के लिए। गुड लक, थैंक यू। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। जी नाज़रीन, एक मरतबा से फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम खेल ही खेल में हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल साबिक क्रिकेटर बाजिद खान, जिन्हें कमेंट्री के अंदर कुछ ही वक्त में अपना बहुत नाम बनाया। हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर्स के ऊपर बात कर रहे थे। बाजिद, हम कंटिन्यू करेंगे कि जिस वक्त स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसके बाद खिलाड़ियों के टेस्ट किए गए हैं और जब टेस्ट हुए उस टाइम देखा गया था कि रिजवान का जो टेस्ट था इब्तदाई तौर पर पॉजिटिव आया और पाकिस्तान टीम ने बैकअप के तौर के ऊपर रोहेल नजीर को भेजा था। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरफराज के ऊपर फुली डिपेंड नहीं करना चाह रहा? नहीं, वो सिचुएशन है कि अगेन आपको इतने बड़े टूर या इतने लंबे टूर के लिए 2 विकेट कीपर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए थे। तो अगर रिजवान नहीं जा रहा, अब जैसे अब ये स्क्वाड के मैचेस भी हैं तो 2 विकेट कीपर तो आपको चाहिए थे। कोई भी प्रैक्टिस मैच में भी उनको खेलना पड़ता तो एक विकेट कीपर से बात नहीं बनती थी। तो मेरा ख्याल रोहेल नजीर को एक तो एक्सपीरियंस के लिए वो लेके गए और दूसरा ये था कि क्योंकि आपने 2 महीने वहां पे रहने हैं और अभी तो 1 महीना उनको प्रैक्टिस भी करनी थी और उसके अलावा मैचेस भी आपस में जो खेलने थे उसके लिए दरकार था कि आप एक एक्स्ट्रा कीपर लेके जाते रिजवान की जगह। तो ये तो नहीं था कि रोहेल को लेके गए कि उसने टेस्ट मैच खेलना था। मेरे ख्याल अगर ऐसी सिचुएशन होती तो वो अगर रिजवान अनफिट होते या ना जाते तो मेरे ख्याल सेकंड चॉइस जो है वो अभी भी सरफराज ही हैं। अगर बात की जाए बाजिद खान मजीद पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर्स की, तो विकेट कीपिंग के अंदर कामरान अकमल भी डोमेस्टिक के अंदर रन्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहा यह जा रहा था कि शायद 2020 के लिए कामरान अकमल को भेजा जा सकता है बरतानिया। हाँ, देखिए ये एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के पास वाइट बॉल क्रिकेट में, T20 में स्पेशली, क्योंकि रिजवान और सरफराज एक ही किस्म की मतलब बैटिंग करते हैं। बाउंड्री हिटिंग थोड़े से दोनों स्ट्रगल करते हैं।
और अगर आप कीपिंग देखें तो मेरे ख्याल शायद रिजवान थोड़ी सी बेहतर करते हो, लेकिन कीपिंग ऑलमोस्ट बराबर ही है। कामरान और शायद रिजवान इनमें से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन कामरान अकमल का ये फायदा जरूर था कि T20 में उसकी बैटिंग बहुत ही जबरदस्त। हमने PSL में देखा है कि वो हर PSL में बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं, और जब एक दफा उनके बैट पे बॉल आना शुरू हो जाए तो वो मैच का पासा पलट सकते हैं T20 क्रिकेट में। आई थिंक ये प्रॉब्लम पाकिस्तान को आगे भी रहेगी। कामरान अकमल तो अब अपने करियर के एंड की तरफ जा रहे हैं, या अपने करियर के फाइनल उस एरा में है। शायद अभी खेलें 2-4 साल, लेकिन अब तो वो उस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि आपको वाइट बॉल क्रिकेट के लिए शायद किसी बैट्समैन को या किसी ऐसे प्लेयर को जो बाउंड्री हिटिंग अच्छी कर सके, उसकी कीपिंग डेवलप करनी पड़ेगी। हमने PSL में देखा कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से एक खेलते थे ज़ीशान अशरफ, बिल्कुल ज़ीशान, वो ओपनिंग भी करते थे और पावर हिटिंग भी करते थे, लेकिन अभी कीपिंग उनकी डेवलप नहीं हुई। अगर मैं आपको पुराने दौर में लेके जाऊं तो जब एलेक्स स्टुअर्ट टीम में आए थे तो उनकी कीपिंग डेवलप की गई थी, क्योंकि कहा यह जाता था कि एक बैट्समैन जो बाउंड्री या तेज खेलता है वो कीपिंग डेवलप करना ज्यादा आसान है कि बनिस्बत एक प्लेयर जो बाउंड्री हिटिंग नहीं करता उसकी बाउंड्री हिटिंग या उसकी बैट्समैनशिप डेवलप करना। तो शायद पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा, और शायद ऐसा कोई प्लेयर उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि बाउंड्री हिटिंग कर ले, और फिर उसकी कीपिंग पे टेक्निकल काम किया जाए। और आगे मेरे ख्याल पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम बार बार आएगा जरूर, क्योंकि अभी तक हमें वो कीपर आइडेंटिफाई नहीं किया T20 क्रिकेट के लिए। आज सुबह के वक्त मोहम्मद आमिर बरतानिया रवाना हुए हैं। हारिस रऊफ बेसिकली पाकिस्तान T20 स्क्वाड का हिस्सा थे, जिनकी जगह मोहम्मद आमिर को शामिल किया। तो क्या मोहम्मद आमिर अपनी इस पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं? देखिए, मोहम्मद आमिर का तो इसमें मैं उसको कसूरवार, इस सिचुएशन में कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि PCB ने ये स्टेप उठाया है जो कि थोड़ा सा वीक लगता है, क्योंकि टूर से पहले मोहम्मद आमिर ने बोल दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, उन्होंने बोल दिया अवेलेबल नहीं हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जब ये सिचुएशन आती है कि शायद एक प्लेयर की जरूरत है, हारिस रऊफ बेचारे का टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा था, तो आपने फिर उसी को बुलाया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट में वो इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस से डिजर्व नहीं करता, वो जरूर डिजर्व करता होगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो गलत है। जब आपने एक प्लेयर ने आपको कह दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो फिर आप बार बार उसके पास जाके नहीं आ जाओ, तो ये आप थोड़ी सी जरूर ये तासुर फैलता है कि थोड़ी सी PCB के अंदर थोड़ी सी वीकनेस है। उसमें उससे पहले वहाब रियाज, जिन्होंने टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट ले ली, उनको अब आप ने कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं आप टेस्ट मैचेस खेलो। तो वो जो लड़के जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, जो ऑलरेडी जोर लगा रहे हैं, उनके साथ ये ज्यादती है कि एक प्लेयर जो मना कर देता है कि मैंने नहीं खेलना, PCB फिर उसके पीछे जाता है कि नहीं तुम आके खेलो। बनिस्बत के जो प्लेयर्स विलिंग हैं, जो जोर लगा रहे हैं, जो खेल रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। हैदर अली को भी इंक्लूड किया गया है T20 PSL को भी अगर देखा जाए, पाकिस्तान डोमेस्टिक सीजन को भी ओवरऑल पूरा जायजा लिया जाए। अंडर 19 के अगर उनके करियर की बात की जाए, बाज़िद खान तो जिस वक्त साउथ अफ्रीका वो गए थे तो साउथ अंडर 19 टीम के साथ, तो साउथ अफ्रीकन अंडर 19 कोच ने कहा था कि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट हमारे अगेंस्ट खेल रही है। तो कैसे देखते हैं हैदर अली की सिलेक्शन को? लेकिन हैदर अली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल की हमेशा हम बात करते हैं कि पोटेंशियल बहुत है, टैलेंट बहुत है, टैलेंट उसमें है। वो लगता ऐसे है कि शायद वो बड़ी क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में बिलोंग करता है, लेकिन अभी काफ़ी जल्दी अभी उसका करियर स्टार्ट हुआ है। अभी उसकी बैटिंग को थोड़ा पॉलिश होना है। ठीक है, हम पाकिस्तानियों की आदत है कि एक इंसान को बहुत जल्दी हम चढ़ाते हैं, उसके बाद उसको बहुत जल्दी ही गिरा देते हैं।
लेकिन हैदर अली जो आपने PSL हमने देखा तो उसमें अगर कोई एक यंग बैट्समैन अगर आपने आइडेंटिफाई करना था तो वो 1, 2, 3 में तो जरूर आता था, और शायद उसको इसी वजह से थोड़ी सी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी लेके गए हैं, शायद क्योंकि इतना लंबा टूर है उसमें भी उसको फायदा हो जाए कि वो टीम एनवायरनमेंट में इतनी देर गुजारेगा। लेकिन अभी मेरा ख्याल उस पर इतना ज्यादा हमें फोकस नहीं करना चाहिए। जरूर खेले वो, लेकिन उस पर प्रेशर ऐसे नहीं हमें बिल्डअप करना चाहिए जैसे हम काफी सारे प्लेयर्स पे कर देते हैं। आई थिंक उसको डेवलप करने के लिए थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए, और जो कुछ भी मैंने उसको देखा है या जो कुछ काफी लोगों ने उसको देखा है तो टैलेंट और वो प्लेयर तो उस किस्म का है जो कि आगे जाके सक्सीड कर सके इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन अभी उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे तो उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती होगी। बाजिद, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कुछ आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करेंगे, तो कैसे करंट टाइम आपका गुजर रहा है? देखिए, शुरू में जब ये हुआ तो माशाल्लाह पिछला जो साल था वो मेरा बहुत बिजी गुजरा, कमेंट्री और घर पे मैं इतनी देर नहीं था। उसके बाद मेरे ख्याल पहले 15-20 दिन तो बहुत अच्छा लग रहा था कि घर वालों के साथ और आराम से घर पे सारा कुछ। उसके बाद मेरे ख्याल शायद घर वाले भी तंग होना शुरू हो गए क्योंकि इतनी देर तो मैंने घर पे कभी गुजारा नहीं था। उसके बाद ऐसे था कि कुछ तो करना था, तो मैंने एक दोस्त से अपने साइकिल ले ली। तो आपको पता है इस्लामाबाद बेहतरीन शहर है, लोग कहते हैं कि काफी बोरिंग है, लेकिन साइकिलिंग के लिए बेहतरीन शहर है। आप जहाँ मर्जी निकल जाएं, और एक तो पहाड़ों के साथ है, ऊपर से थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन भी हो जाती है। अब काफी देर हो गई है ये सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों से ना मिलना, ज़ाहिर है ये सब पे इफेक्ट करता है और थोड़ा सा इंसान तंग होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा तो बस टाइम गुजर रहा है ठीक। बाजिद, आप कमेंटेटर किस तरीके से बने, ये अपनी दास्तान सुनाइएगा। देखिए, कमेंट्री का कभी मैंने सोचा नहीं था, ऐसे नहीं था कि क्रिकेट का तो मैंने हमेशा एक जुनून सा था कि क्रिकेट खेलनी है और अच्छी क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान के लिए खेलना है, ये सारा कुछ था। लेकिन कमेंट्री का कभी मैंने सच कभी प्लान नहीं किया था कि मैं कमेंट्री करूंगा। ऐसा हुआ था कि एक PTV के प्रोड्यूसर थे अंजुम मुश्ताक साहब, उन्होंने मुझे एक फ्रेंडली मैच हो रहा था रावलपिंडी में पाकिस्तान और ब्रिटिश आर्मी का, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि इस पे कमेंट्री करो, तो मैंने जाके वहां पे कमेंट्री की। उसके बाद एक टेस्ट मैच पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का हो रहा था, तो वो मेरी किस्मत थी कि PTV ने मुझे अपने पैनल पे बुला लिया। उस पर मैं बैठा और मैंने वो टेस्ट मैच एज एनालिस्ट वो किया। तो अगेन ये कमेंट्री की मेरे करियर में मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही है, बहुत मैं लकी रहा हूँ, क्योंकि उसके फौरन बाद ही 10 स्पोर्ट्स में हेड होते थे एक जाहिद नूरानी साहब, वो पाकिस्तान से, उनका कराची से उनका ताल्लुक, वो उन्होंने उनसे मेरी बात हुई तो उनको एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एनालिस्ट चाहिए था पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा कि ये अवेलेबिलिटी है तुम्हारा, बस टाइमिंग बड़ी अच्छी हो गई है तो तुम इसके लिए आ जाओ। तो जब मैं वहां पे गया तो उसके बाद से फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मौके जरा मिलते रहे, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली जो पाकिस्तान की सीरीज थी उस पर मैं कमेंट्री करता रहा। तो उससे मुझे एक तो बड़ा फायदा हुआ, थोड़ी सी मतलब इस शोबे में थोड़ी सी महारत होगी और थोड़ी सी बेहतरी आ गई और पता चल गया कि कैसे ये काम होता है। लेकिन आपको सच बताऊं कि ऐसा मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि ये इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना है। बहुत शुक्रिया बाजिद। हाँ नाजरीन, हमारे साथ साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर बाजिद खान मौजूद थे और हमने बड़ा ब्रीफली पाकिस्तान के दौरे बरतानिया को डिस्कस किया और बाजिद खान की लाइफ को डिस्कस किया। इस प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान अब्दुल राफे आपकी खिदमत में हाजिर होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह नेगेबान।